नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा मास्टर शो खेला जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी हैरान रह गई। दरअसल मुद्दा उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया, कहा डेली वेजेस को लेकर सरकार की कोई नीति नहीं है, इस बजट में उनका जिक्र तक नहीं है। और उसी वॉकआउट के बाद जब उमर अब्दुल्ला जवाब दे रहे थे तो उन्होंने डेली वेजेस को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि मैं कमेटी गठन कर रहा हूं, 6 महीने के अंदर ये कमेटी बनेगी, जवाब देगी, रिपोर्ट देगी और फिर हम इनका कोई हल निकालेंगे। लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि आप ये बताइए इन 10 सालों में आपने क्या किया, क्या वाकई 6 महीने के अंदर ये कमेटी वो रिपोर्ट बना पाएगी जिसमें डेली वेजेस को परमानेंट करने वाला कोई रिजल्ट होगा, या फिर कमेटी कमेटी खेल रहे हैं। क्योंकि कई सालों से डेली वेजेस अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इतनी सरकारें गई, कई आई, इस बीच जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बन गया, लेकिन डेली वेजेस सड़क पर ही रहा और प्रदर्शन भी चल रहे हैं, लाठीचार्ज तक हुआ। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं, डेली वेजेस एसोसिएशन के ये प्रधान है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। राजिंदर सिंह ताज और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सर हमारे साथ है। सर, आपके पास मैं बाद में आता हूं, पहले मैं राजिंदर जी के पास आऊंगा। राजिंदर जी, कमेटी बन गई, मुद्दा सदन में उठा और 6 महीने के अंदर ये अपनी रिपोर्ट देगी और आप परमानेंट जो है उस पर फैसला होगा कि आप परमानेंट हो जाएंगे, जो संघर्ष आप इतने सालों से करते आ रहे हैं। क्या लगता है, मंजिल आ गई नज़दीक? ललित जी, पिछले 2.5-3 साल से जब भी हम प्रोटेस्ट पे निकलते हैं, पुलिस की लाठियां हम लोग खाते हैं। और कल का जो लाठी चार्ज हुआ उसको बीजेपी के लोगों ने और रूलिंग पार्टी के लोगों ने नोट किया और आज उमर साहब ने उस पर बयान दिया। जी। लेकिन जो उन्होंने कमेटी की बात की, वो कमेटी पिछले 10-11 साल पहले भी एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन अब्दुल रहीम राठौर साहब थे, जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। और श्यामला शर्मा जी जो अभी बीजेपी के विधायक हैं, वो भी उसमें मेंबर थे एज ए पीएचई मंत्री, और भी लोग उसमें मेंबर थे। उस कमेटी की रिपोर्ट जब इनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ना कि नई कमेटी की घोषणा करनी चाहिए। नई कमेटी 6 महीने, और जो मेरा साथी 31 मार्च को सार का घर जा रहा है, उसको उस कमेटी का क्या फ़ायदा। उसके अलावा ये कमेटी 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 चल रही है। आप बताइए, लेह लद्दाख जो हमारा ही पार्ट था 2019 से पहले, वहां पे 45,000 कर दिया गया। शाबाश है उस एमपी को, जो बीजेपी का एमपी नहीं है, वो दूसरी पार्टी का एमपी है, शायद इंडिपेंडेंट एमपी है। अगर वो अपन लोगों को 25 से 45,000 दिलवा रहा है, और वहां के चीफ सेक्रेटरी जो सन ऑफ साइल हैं, पवन कोतवाल जी, वो भी यहाँ से गए हैं। अगर ऑफिसर यहाँ जम्मू कश्मीर से गए हुए हैं, वो वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ उनको अच्छा काम करने के लिए कौन रोक रहा है। जैसे उमर साहब ने कहा कि 10 साल बीजेपी के पास है, हमारे माननीय जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पिछले 10-11 साल से पीएमओ में मंत्री हैं, वो चाहते ये मसला एक दिन में हल हो सकता है। वन टाइम पैकेज लाके इसको इंसानी मुद्दा समझ के हल किया जाए। अब उमर बीजेपी ने फुटबॉल की तरह लात मारी, हमें एनसी के पाले में डाले। अब एनसी हमें 6 महीने के लिए कमेटी बना के एक कूड़ेदान में फेंकना चाहती है। ये कमेटी हमें मंजूर नहीं है। हमारी पहली और लास्ट डिमांड ये SRO 64, उस कमेटी को इंप्लीमेंट करो जो 60,011 लोगों की आपने अथेंटिकेट की थी, आपकी कैबिनेट ने की थी। और 2009 से लेके 2014 तक आप चीफ मिनिस्टर रहे। आप उस 9 से लेके लगातार 14 तक कहते रहे हम आपको रेगुलाइज करेंगे। और 14 में जब फ्लड आ गया, उसके बाद 14 से लेके 2024 तक तमाम कोalition के पार्टनर कांग्रेस के और एनसी के लोग कहते रहे अगर हम होते, हमने 90% काम कर दिया था, हम आपको रेगुलाइज कर देते। आज फिर आप डेट, जैसे एक फिल्म आई थी, उस पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, दामिनी कितनी फिल्म आई थी, कितनी तारीखें सन्नी देओल की दामिनी। खुजीरे साहब, कितनी तारीखें दी जाएंगी। हमारे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। मेरे जैसे चंद लोग होंगे जिनको घर से सपोर्ट है, वो अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खा लेते हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं, कई लोग डेली वेजर, जो इस 9,000 पे गुजारा करते हैं। लेकिन बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, तारिक आमिर साहब, आपके एमएलए और इंडिपेंडेंट जितने लोग, ये अगर अपनी पे के लिए सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं
तो हमारे इस मुद्दे पे ये इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? ये क्यों 6 महीने कमेटी को टाइम दे रहे हैं? अबे 90 स्कॉर्पियो आ सकती हैं। तो हमारा मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इसको इंसानी रूह की नजर देखो और इसको हल करो। उमर साहब, आपको जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर कहते हैं, आप अपने वादे पे पूरा उतरते हो। चलिए ठीक है, मैं दिनेश सर के पास। दिनेश सर, क्या वाकई सरकार संजीदा है, या फिर जिस तरह से ये कह रहे हैं कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, और सरकार के पास पूरा डाटा है? क्योंकि 2014 में कह रहे हैं ये मसला हल होने वाला था, फ्लड आ गया। हामिद करा साहब कहते कि फ्लड ने सब कुछ रोक दिया। क्या ये वाकई ये मसला हल हो सकता है, या फिर सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि देखिए हम कितना संजीदा है? वरना ये तो बजट में भी आ सकता था, ला सकते थे। देखिए ललित जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट सर मुझे शुक्रिया आपका कि आप वक्त निकालते बुला हमारे लिए, डिबेट में आते हैं बुलाने सर। बुलाने के लिए। दूसरी बात यह है कि हम मतलब जम्मू कश्मीर में एक अजीब सी यहाँ पे गवर्नेंस चल रही है, ऐसा अजीब सी एक सिस्टम चल रहा है, ऐसा डिस्पेंसेशन अजीब सी है कि एक पार्टी रूल कर रही है, दूसरी पार्टी जो जिसके सबसे ज्यादा मेंबर हैं वो रूल कर रही है, जिससे जो मेन अपोजिशन पार्टी वो गवर्न कर रही है। सभी दोनों पार्टियां एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक रही हैं। जहां तक डेली वेजर की बात है, मुझे लगता है ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, जी इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, इसको ज्यादा लीगल एस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए। जिन लोगों को 12-12 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, उनको अब सरकार को रेगुलराइज करना चाहिए। ये कमेटी बना के, सब कमेटी बना के, ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। आप इस एक्सरसाइज को बंद करके, क्योंकि लोगों को बड़ा इंतजार था कि पॉपुलर सरकार आएगी, हमारी अपनी सरकार आएगी, समस्या का समाधान करेगी। क्योंकि जैसे इनको जो डेली वेजर के जो लीडर हैं वो भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि डाटा पूरा बन चुका है। आप भी जानते हैं कि 2009 में ये डाटा बना था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, जी तब ये प्रोसेस शुरू हुआ था। तो अब इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी ये दावा करती है कि जितने भी सेंट्रल लॉज हैं वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हो गए हैं ड्यू आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370। आर्टिकल 370। जब आर्टिकल 370 आपने एब्रोगेट कर दिया तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, वो जो 45,000 मिल रहा है यूटी लद्दाख में, वो कम से कम उसको एक्सटेंड कीजिए। अगर आपने रेगुलराइज नहीं करना है तो जितने डेली वेजर हैं जिन्होंने अपनी सर्विस जो टेन्योर है उनका होता है 12 साल का या 6 साल का, जो पूरा किया, कम से कम उनको 45,000 सैलरी दीजिए, ताकि वो रिस्पेक्टेबली और डिग्निफाइड तरीके से अपनी जिंदगी तो जी सकें। सर ये कह रहे हैं कि अब पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। क्या इनके पास डाटा नहीं है? क्या अगर 2014 में आप कह रहे हैं 2009 से लेकर 2014 में इन्होंने पूरा एक डाटा जो है वो रखा हुआ है, क्या पूरा डाटा नहीं है, या फिर टालने की कोशिश की जा रही है? देखिए ललित जी, पहले तो ये इल्जाम लगता था कि ज्यादा डेली वेजर जो है वो सिर्फ कागजों पे एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते नहीं है, कोई अफसरों के घरों में काम करते हैं। जो लोग ये इल्जाम लगाते थे उसमें भी जेन्युइननेस थी, क्योंकि काफी संख्या में डेली वेजर जो थे अफसरों ने अपने घरों में रखे थे। हम्म अब डिजिटाइजेशन का जमाना है, सारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। सरकार को चाहिए कि सारे लोगों का एक प्रॉपर, इन्होंने मुझे लगता है कि डाटा बनाया भी हुआ है। अगर नहीं बना डाटा तो एक टाइम पीरियड बनाए सरकार की, 2 महीने के अंदर हमने एक डाटा पूरा कलेक्ट करना है कि जो ऑफिस में आकर अटेंडेंस मार्क करते हैं, जो अफसरों के घरों में काम नहीं करते डेली वेजर, हम्म क्योंकि डेली बेसर जो 2-3 डिपार्टमेंट है उसकी बैकबोन है, पीएचई, पीडीडी, जब और डिपार्टमेंट जो है उनकी ये बैकबोन है। अगर आप इनको रेगुलराइज नहीं करोगे डिपार्टमेंट चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो लोग काम कर रहे हैं कम से कम उनको तो रेगुलराइज करें सरकार, जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है। ये सिर्फ ये जो ऑफिसर है उनकी जिम्मेवारी है ये देखना कि डाटे में कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइन लोग हैं उनको इंक्लूड करके लिस्ट में तो इनको रेगुलराइज करना चाहिए। अब ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी कमेटी, सब कमेटी, कमेटी के बाद कमेटी बन गई। अब पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट को इस इशू को लीगल एस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखना चाहिए। इंसानी मसला है, गरीब लोग हैं, डेली वेजर कहीं के 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, उनका वंस फॉर ऑल एक समस्या का समाधान होना चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरे आंकड़े हैं, क्या पूरे आंकड़े हैं सरकार के पास? ये एक बहाना है कि हम पूरे एम्प्लॉयज़ की एक स्क्रूटनी करेंगे, पता चलेगा कि टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि हम वो फाइल तैयार करके सही हकदारों को वो हक मिले। तो कमेटी जो बनी है उसमें फिर इतराज़ क्यों? देखिए, जैसे हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार हम्म इन्होंने कहा कि 9 से लेके
लगातार 2-3 बार हमारी CID वेरिफिकेशन हुई। उसके अच्छा। अलावा 2017 में एक ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सबको ऑनलाइन किया गया। उसके बाद SRO 520 बना BJP PDP सरकार में। अब आप आगे 25 में ये कहते हो कि हमारे पास डाटा नहीं है। ये हंसने वाली बात है कि इस डिजिटल ज़माने में अगर कोई ये कहे कि मेरे पास डाटा कैजुअल डेली वेजर का नहीं है, तो हम ये कहते हैं अगर आपको कैजुअल डेली वेजर ज़रूरत नहीं है तो आप एक आर्डर निकालो, इनको निकाल दो, आपको खुद पता लगेगा ये लोग काम करते हैं या नहीं करते। उसके साथ एक बड़ा इल्ज़ाम ये है कि मैं नहीं कहता 2%, मैं नहीं कहता 4%, ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऑफिसरों घर में काम करते हैं लेकिन वो ड्यूटी अपनी पूरी देते हैं। अगर वो उनके घर में दिन में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, अब अपना स्टेशन चला ट्यूबवेल चलाते हैं, अगर वहाँ नाइट में रहते हैं, किसी को जम्मू रहने की जगह नहीं है, वो दिन में काम कर रहा है लेकिन वो ड्यूटी पूरी दे रहा है। आज मैं बताता हूँ, वो तो ऑफिसर का कसूर है ना। मैं सर बताता हूँ, अपने घर में रखा हुआ मैं सुनाता हूँ सर बात। इसमें डेली वेजर वाले का क्या कसूर है? नहीं, मैं उसी क्लियर करना चाहता हूँ। अगर कोई जय साहबान जो आज 70,000 1 लाख पे ले रहा है, वो अपनी नौकरी रिस्क में क्यों डालेगा कि किसी ऐसे कैजुअल डिलीवरी को वेजर उसकी बनाएगा जो कहीं पे काम कर रहा है। आज हर एक कैजुअल डिलीवरी ग्राउंड पे काम कर रहा है। और आज भी श्यामला शर्मा जी से पूछ लीजिए जो PHE मंत्री पर हैं, उनके अलावा आप किसी बड़े अधिकारी से पूछ लीजिए, आज भी PHE में जम्मू कश्मीर में कम से कम 40,000 कैजुअल डिलीवरी की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है। आप 94 से लेके आज तक PHE में कैजुअल कोई डिलीवरी रेगुलाइज नहीं हुआ। तो आपने 6,500 स्कीम वो लाई, उसके बाद जल जीवन मिशन लाया। आप बताओ, जल जीवन मिशन आज लेटेस्ट है, PM साहब ने घोषणा की थी नल से जल हर घर। आप बताओ, आपने करोड़ों रुपए भेज दिया, उसमें मैन पावर का कंपोनेंट नहीं है। वो स्टेशन, वो पॉइंट, वो फिल्ट्रेशन प्लांट कौन चलाएगा? ये कैजुअल डेली वेजर आज डबल शिफ्ट में काम कर रहा है। 21-22 हज़ार जम्मू में अगर है तो 9,000 कश्मीर 30,000, वो 60,000 का काम कर रहा है आज। दिनेश सर, बड़ी मतलब हंसने वाली ये मतलब हंसी आती है जब वही पुराने नेता हैं, मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री वही पुराने हैं, फिर ये कहते हैं कि इस सरकार ने नहीं किया, 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। हामिद कारा साहब से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि हमने इनको पक्का परमानेंट कर देना था अगर सैलाब ना आता। सैलाब आया था मेरे ख्याल सितंबर में, ये सरकार खत्म हुई मेरे ख्याल नवंबर दिसंबर में। इस बीच भी तो काफी समय था, या फिर फाइलें गायब हो गई उस सैलाब में इनकी? नहीं, ये फाइलें नहीं गायब हुई ललित जी। ऐसा है कि सरकार अगर चाहती तो सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है, सरकार इनको कंफर्म कर सकती है। क्योंकि ये थोड़ी है कि सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ बह गया पानी में, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ, एक कॉपी अगर बह गई, दूसरी कॉपी सरकार के पास भी थी, लेकिन वही ये टाल मटोल की नीति है। क्योंकि सरकार को लगता है इस पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत पड़ेगा। ऑलरेडी सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार कोई एस्केप रूट ढूंढ रही है। पर मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल बर्डन, लीगल एस्पेक्ट, जहाँ बाकी चीजों से बढ़कर होते हैं, इंसानी मुद्दे होते हैं। ये डेली वेजर का ये इंसानी मुद्दा है, इसको इंसानियत के पैरामीटर से एड्रेस करना चाहिए, ना कि लीगल एस्पेक्ट देख के या फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख के। ये पूरी तरह से इंसानी मुद्दा है, गरीब लोग हैं, इनको रेगुलराइज करना चाहिए सरकार ने। क्योंकि ये सर्विस दे रहे हैं, ये मुफ्त में क्लेम नहीं कर रहे कि हम मुफ्त में क्लेम करें। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि वो सर्विस दे रहे हैं, मुझे सबको लगता है ये बैकबोन है। तो इसलिए अगर ये PHE और PDD की बैकबोन है ये लोग, तो इनको अब रेगुलराइज करना चाहिए, एस्केप रूट नहीं ढूंढना चाहिए। रिकॉर्ड सरकार के पास सारा है, ऐसा नहीं कि एक एक डिपार्टमेंट के पास एक एक डेली बेसिस का पूरा रिकॉर्ड है, वो कहाँ काम करता है, कैसा काम करता है। तो इसलिए अब देर नहीं करनी चाहिए, अब इसको सॉल्व करना चाहिए वंस फॉर ऑल। सरकार ने भी वादा किया, वो कह रही है कि हम कर देंगे, तो आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा सरकार पे कि 6 महीने के अंदर अंदर कमेटी बनेगी, रिपोर्ट देगी? तो आप क्यों इस तरह से परेशान हैं? क्योंकि आपने ऐलान भी कर दिया हुआ है 20 मार्च को काम छोड़ो हड़ताल और 21 से प्रदर्शन शुरू। ललित जी, जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि इसमें सरकार एस्केप ढूंढना चाहती है, कोई ऐसा रास्ता कि भागने का रास्ता हो। अब क्या ये डेली वेजर को भागने नहीं देगा, क्योंकि उमर साहब को दूसरा टर्न मिला है। उसके अलावा जैसे ये फाइनेंशियल बर्डन कहा जाता है, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाता है, इतना फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आएगा। आप मेरे को बताइए, एक स्टेशन पे हमारा परमानेंट साथी काम कर रहा है, उसकी 60 से लेकर 90,000 रुपये पे है, हम 9,000 में मात्र काम करते हैं। 9,000 वाला पैसे गवर्नमेंट के बचा रहा है या 90,000 रुपये बचा रहा है? हम सरकार का साल का करोड़ों रुपये बचा रहे हैं।
जो सरकार 90,000 के काम ले रही है, हम 9,000 में कर रहे हैं। अगर फिर भी सरकार के ऑफिसरों को जो 2 लाख 3 लाख पे एसी कमरों में बैठ के ले रहे हैं, ड्यू टू हमारे, अगर हम काम करते हैं, जेई साहब, AEE, एक्शन, SC, चीफ इंजीनियर से लेकर कमिश्नर तक, हमारी स्कीमें जो उनकी करोड़ों की स्कीमें हम चलाते हैं, तो जनता को पानी मिलता है और वाह मिनिस्टर से लेके दिल्ली तक लूटी जाती है। लेकिन हमारे हिस्से में हमारी थाली फिर भी खाली। वो सरकार रोटी कपड़ा दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है। उस सरकार को हमें करना क्या है, चाहे वो LG प्रशासन हो, चाहे BJP PDP सरकार थी। SRF 20 ललित बना, वो कैसे बना? अगर डाटा नहीं था तो उस सरकार ने, उस कैबिनेट ने वो कैसे नया SRO बनाया? डाटा हर एक है, लेकिन ये लिंगरान करने की एक लिस्ट पर है। आज हमारी जावेद राणा साहब से मीटिंग थी, हमने उनको हाथ जोड़ के बेनती की, हमें ये कमेटी की रिपोर्ट मंजूर नहीं है, हमें 2014 वाली कमेटी की रिपोर्ट दीजिए। अगर आप कमेटी बनाना चाहते हो 2014 कमेटी की रिपोर्ट, उसको इंप्लीमेंट करें वो कमेटी 10 दिन में। और उसके अलावा आप जो लोग रह जाएंगे, आज लोगों को 30 साल लगे हुए, जो उस रेगुलेशन प्रोसेस में नहीं आएंगे, उनको ले लद्दाख का पैटर्न 45,000 कम से कम दिया जाए, और सोशल सिक्योरिटी दी जाए, मेडिकल दिया जाए, कि कम से कम किसी को कुछ हो तो वो साथी, उसकी बच्चे या बीवी, कल अगर उसकी डेथ हो जाए, वो सड़कों पे भीख मांगने की नौबत उनकी ना आए। एक साथी रिटायर होकर घर जाता है, उसका पेंडिंग नहीं दिया जाता। अगर साथी की डेथ हो जाती है, उसका पेंडिंग नहीं दिया जाता। इससे बड़ा शोषण दुनिया में कहीं नहीं था। दुनिया में कहीं, शिकागो में जो रेवोल्यूशन हुआ था, वो इससे मेरे को इससे कम हुआ शोषण था, इससे ज्यादा शोषण नहीं था वो। ठीक है दिनेश सर, एक चीज समझना चाहूंगा, इतने सालों से डेली वेजेस से ये काम करवा रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है। अगर ये उस वक्त रेगुलर हो जाते तो सोचिए कितने अरबों रुपए, मतलब करोड़ों से अरबों रुपए जो है वो अब तक खर्च हो जाते हैं। लेकिन बचे भी तो हैं इन 10 सालों में। आपने कितनी सैलरीज जो हैं, आपने 5-5 हजार में, 15-1500 रुपए में इन 10 सालों में काम भी तो करवाया है, तो वो पैसा कहां पे है फिर? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ललित जी की सरकार को चाहिए कि ये ठीक है, पैसा बचाना सरकार की जिम्मेवारी होती है, लेकिन सरकार की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हम कोई डिक्टेटरशिप में नहीं रह रहे कि यहाँ सरकार जो चाहे वही करे। सरकार एक, हम सोशलिस्ट स्टेट में रहते हैं, यहाँ वेलफेयर स्टेट है हमारी, यहाँ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इसलिए हर चीज को सिर्फ पैसे के उसमें तराजू में तोलना कि हमें कितना पैसा, वो सरकार का काम नहीं था। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब जो लोग काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, अब उनका भी हक बनता है उनको रेगुलराइज दूसरा ये सर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि इतने सालों से जो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं डेली वेजेस, उसको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? यानी कि एक तो सरकार ने वो पॉलिसी नहीं बनाई, दूसरा अगर कोई कोर्ट डायरेक्शन देता है तो उसकी भी नहीं सुनती हैं लोग। वही चक्कर ये है ना कि एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जाती है। आज भी जो सरकार ने, जैसे अब मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर इन पे लाठीचार्ज हुआ उसमें बीजेपी का कसूर है, क्योंकि पुलिस हमारे पास नहीं है। अगर आप इस तरह से एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपते जाएंगे तो इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मुझे लगता है कि सभी पोलिटिकल पार्टीज को इसमें अपनी पोलिटिकल इंटरेस्ट छोड़ के सभी पोलिटिकल पार्टीज को बैठ के इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी मसला है। ये कोई इसमें वही, जैसे मैंने पहले कहा कि लीगल एस्पेक्ट या फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कुछ देर के लिए साइड पे रख लीजिए, आपके लिए फाइनेंशियल आप मतलब रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगी। फाइनेंशियल प्रोग्राम मैं खत्म करूंगा, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा। एक तो घड़ी फिर से घूमकर उमर साहब के पास आ गई, ठीक है, जहां से शुरू हुए खत्म हुआ था वहीं पर अब फिर से शुरू होगा। यानी कि इम्तिहान उमर साहब का है कि पहले भी आप कह रहे थे कि हमने ये रेगुलराइज कर देने थे, लेकिन वहाँ पर बाढ़ आ गई, हमारी सरकार गिर गई, अब गेंद इनके पाले में। दूसरा ये कि अगर ये लद्दाख वाली यूटी जो है वो इतने इनको पैसे दे रही है, उन्होंने इनकी वेजेस बढ़ा दी हैं, तो यहाँ की यूटी में क्या अंतर है? सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ पर असेंबली चल रही है। देखिए ललित जी, जैसे मैंने कहा ना कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, इसमें जितने भी सेंट्रल लॉज हैं ऑटोमेटिकली यहाँ एक्सटेंड हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि 370 टूटने के बाद कम से कम 180 ऐसे कानून हैं जो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड हुए, जो एक्सटेंड नहीं, ये वेलफेयर कानून है, सारे वेलफेयर लॉज थे। तो ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, कम से कम इसको ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देना चाहिए। अगर जैसे हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि
45,000 अगर मिनिमम लद्दाख दे रहा है, वो भी यूटी है, मतलब अस्तबल जम्मू कश्मीर का वो पार्ट था, तो 45,000 कर देना चाहिए जब तक ये रेगुलराइज नहीं होते। तो जो फॉल करते हैं क्राइटेरिया में, उनको रेगुलराइज करके इस समस्या का वंस फॉर ऑल समाधान करना चाहिए, और एक बैन लगा देना चाहिए इसके बाद कि कोई भी डेली वेजर नहीं लगेगा, जो भी लगेगा प्रॉपर तरीके से लगेगा, ताकि बाद में किसी को संघर्ष ना करना पड़े। जिस तरह से ये लोग बेचारे कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, एक वंस फॉर ऑल इनको सॉल्व करके फिर एक पूरी तरह बैन लगा दें कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी बिल्कुल। कैजुअल वर्कर, कोई भी और डेली दूस- वेजर, कोई भी और कंट्रैक्चुअल दूसरा, नहीं लगेगा। ये आपको क्या लगता है, ये इम्तिहान है या फिर ऐसे इनको मालूम है कि हाँ हम मना लेंगे इनको, फिर हम 6 महीने के बाद कह देंगे कि एक और हमने कमेटी बना दी है तो वो होगा? आपको लगता है ये बहुत बड़ा इम्तिहान अब इनका नहीं, अमर ये साहब का? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की जिम्मेवारी भी है और सरकार का इम्तिहान भी है, क्योंकि सरकार ने ये अपने इलेक्शन के दौरान कैंपेन में, मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वादा भी किया था कि हम ये डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे जो क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। तो जिम्मेवारी भी है सरकार की, और सरकार की मतलब सरकार को एक करना भी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सरकार की। चलिए, मैं अली जी एक बात ऐड करना मैं आप ही के पास आ चाहूँगा। रहा था। ये आपको लगता है कि सरकार संजीदा है या फिर वही कि कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे फिर से हम मना लेंगे, फिर से प्रोटेस्ट करेंगे फिर हम मना लेंगे, ये इसी तरह से चलता रहे? देखिए ललित जी, मैं दो चीज़ें ऐड करूँ जी। कि पहला नंबर 31 मार्च 2015 में या 17 में ये कई लोग डेली वेज लगने बैन हो गए, उसके बाद कोई नहीं लगा। उसके अलावा जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि इनको इतनी नॉलेज है हमारे मुद्दे की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे भी पत्रकार रहे जो हमारे हक में हैं, लेकिन मुझे आज इनके दर्शन हुए, ये लगातार हमारे हक में लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा यूटी अगर ले लद्दाख को अमित शाह जी सब कुछ दे रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब ने ललकार रैली में स्टेडियम में ये कहा था 2013 में, जब वो इलेक्शन कमेटी चेयरमैन थे बीजेपी के, कि उनके सामने जुगल जी ने कहा था, जो तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट बने, कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है वो 60,011 कई लेबर हैं। आज वो भी चुप हैं। उसके अलावा एक चीज़ बताइए कि अगर प्रधानमंत्री नेपाल, भूटान, बर्मा कई लोगों को आर्थिक मदद दे रहे हैं, वो हम तो उनको अपन लोग हैं, एक वन टाइम पैकेज दे दें हमारे लोगों के लिए, हम लोगों का ये मसला भी हल हो जाए। हम कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं और फ्री कह लो एक सस्ती लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। ये कितना हमारा शोषण हुआ। कई लोग हमारे किसी पीडी के हों, पीएचई के हों, बीमार हुए, इलाज नहीं करवा सके, माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सके। एक हमारा साथी 31 मार्च को रिटायर होने वाला है, कमल उनका नाम है, शीतली में काम कर, उसकी 4 या 5 बेटी थी, जितनी उसको मतलब पेरेंटल लैंड थी वो उसने बेच दी बच्चियों की शादी कराने के लिए। कल वो प्रोटेस्ट में रो रहा था कि 31 मार्च को मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं खाऊंगा कहाँ से। इसी तरह एक डोडा का साथी था, उसकी बच्चियां 2 दिव्यांग आपके थी। कहने का मतलब यही है कि फटाफट फ्रेम कर ले, बड़ा देखिए फटाफट ललित सर, इनके पास सब कुछ बना पड़ा है। 6 महीने के बाद इनको तो कोई पूछेगा ही नहीं ललित सर, इनके पास सब कुछ बना पड़ा है। ये चाहें आज भी जैसे लेह लद्दाख का पैटर्न है बना के हम लोगों को रेगुलाइज कर सकते हैं। हमारी 7,000 फाइलें, 7,800 फाइलें रेगुलाइजेशन की सेक्टर ने पड़ी हैं। चलिए ठीक ठीक। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि काम छोड़ो हड़ताल या 21 को प्रदर्शन, ये आपने करना है या अभी आपने फैसला मतलब मीटिंग देखिए आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू प्रोविंस के कई डेली वेजर को अपील है कि 20 तारीख को आपने काम छोड़ देना और 21 को सभी डिस्ट्रिक्टों के साथियों ने जम्मू में आना है। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये कमेटी अब उमर साहब से उम्मीद ये थी कि रमजान में हमें कोई तोहफा देंगे, लेकिन तोहफा ना हो गया, धोखा हमारे साथ हो गया। चलिए, तोहफा नहीं मिला, धोखा मिल गया, और कुल मिलाकर यही कि आपको कमेटी मंजूर नहीं मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर, आपका भी और आपका भी। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो मुद्दा गरमाया सदन में और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने वहां से वॉकआउट किया, लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो मौजूदा सरकार पे, और सरकार ने भी तुरंत जो है कमेटी बना दी। लेकिन ये कमेटी ऐसी है कि पिछले 10-12 सालों से कमेटी बन रही है, लेकिन फैसला जो है वो नहीं आ रहा, और इसी डर से ये डेली वेजर्स कह रहे हैं कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि डाटा इनके पास है, ये चाहें तो एक दिन में हमें रेगुलराइज कर दे, लेकिन नीयत जो है उसमें खोट है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।